हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीप एंड हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 4 साइंस का फर्स्ट चैप्टर का नाम है माय बॉडी। यानी यहाँ पर हम लोग अपने शरीर के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पर आपको आपके शरीर में जो भी ऑर्गन्स मौजूद है, ओके, चाहे वो फूड पाइप हो या फिर और भी बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स, उन सारे के बारे में आपको इस चैप्टर में दिया गया है। तो आपको क्या करना होगा, आपको वीडियो को लाइक करना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस करना है, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। गाइस, आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम नए नए तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग इस पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। हमने अपने प्रीवियस क्लास में हमारे बॉडी में जो भी डिफरेंट टाइप के सेंस ऑर्गन मौजूद है उनके बारे में पढ़ा था। ओके, जैसे कि कौन कौन से हो गए, टंग, ईयर्स, स्किन, नोज एंड आईज। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इन क्लास 3 तक आप इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, आगे क्या लिखा गया है, ऑल दिस पार्ट्स कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड एंड आर नोन एज एक्सटर्नल ऑर्गन्स। ये जितने भी पार्ट्स थे, जैसे कि टंग हो गया, ईयर हो गया, स्किन हो गया, नोज हो गया, आईज हो गया, ये हम लोग बाहर से देख सकते हैं। यानी आपका जो आंख है वो आपके बाहर से दिखता है, यानी आपका दोस्त जो है आपके आंख को देख सकता है और आप अपने दोस्त के आंखों को देख सकते हैं, उसकी जीभ को देख सकते हैं, उसके टंग को देख सकते हैं। ओके, ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं, ये आपको समझना है। तो ऐसी चीजें जो आप लोग, ऐसे ऑर्गन्स जो आप किसी का देख पा रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स। देयर आर सेवरल बॉडी पार्ट्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी एंड कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। सच पार्ट्स आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन हम लोग उन्हें अपने बाहर से नहीं देख पाते हैं। यानी आपके बॉडी में कुछ ऐसे भी पार्ट्स होंगे जो आपका फ्रेंड नहीं देख पाता है, वैसे ही कुछ ऐसे पार्ट्स उसके बॉडी में होंगे जो आप उनका नहीं देख पाते हैं। जैसे कि कौन सा पार्ट, मैं एग्जांपल ले सकता हूं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लीवर। तो क्या आप अपना लीवर खुद भी देख पाते हैं या फिर आप अपने फ्रेंड का लीवर देख पाते हैं? तो कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो कोई दूसरा आदमी किसी दूसरे का नहीं देख पाता है। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें ये पूछा गया है कि नेम सम इंटरनल ऑर्गन्स। आपको यहाँ पे कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में बताना है, उनका नाम लिखना है। तो कौन कौन से हो सकते हैं, सोचिए। स्टमक हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन हो सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन हो सकता है, लीवर हो सकता है, किडनी हो सकता है, इतनी सारी चीजें हो सकती है, साथ में हार्ट भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप अपने फ्रेंड का नहीं देख पाते हैं, यानी आप किसी का भी नहीं देख पाते हैं। ओके, ये सारे ऑर्गन जो है वो बॉडी के अंदर होते हैं एंड ऐसे ऑर्गन जो बॉडी के अंदर होते हैं उन्हें हम नहीं देख पाते हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ का एक पॉपुलर क्वेश्चन बनता है, जो क्वेश्चन है वो ये है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। देखिए, मैं आपको सारे क्वेश्चन भी बताता जाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में किस प्रकार से आएंगे। तो इससे आप लोग टिक कर सकते हैं, लिख के रख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एंड एग्जाम टाइम में आप उन सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन ये आ सकता है कि डिफरेंशिएशन किसके बीच में, इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में और एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बीच में। अब देखिए आगे क्या लिखा गया है, आगे लिखा गया है, आवर बॉडी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इट वर्क्स लाइक अ मशीन विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन इट। हमारा जो बॉडी है ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ये कैसे काम करता है, एक मशीन की तरह काम करता है। अब मशीन कैसे काम करता है, तो मशीन में बहुत से पार्ट्स होते हैं। ओके, अब देखिए पंखा है, तो पंखा कैसे घूमता है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वो उसका एक्सल घूमना शुरू होता है, उसके बाद पंखा घूमता है, फिर हम हवा देता है। तो ऐसे ही मशीन जिस प्रकार से काम करते हैं, ओके, वैसे ही हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो कि किसी बॉडी से काम करवाते हैं। यानी बॉडी तो एक ढांचा है, लेकिन उसके अंदर जो ऑर्गन मौजूद है वो मेनली काम करते हैं। ओके, ये आपको यहाँ पे समझना होगा। तो यहाँ पर जो बॉडी है वो मशीन की तरह काम करता है, किसके हेल्प से, तो उसके अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है, ओके, उसके हेल्प से जो भी अंदर ऑर्गन प्रेजेंट है, जैसे कि हम लोग देख पाते हैं। तो हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग आँख से देखते हैं, लेकिन आँख से देख पाने के पीछे भी कारण है, इस बात को आपको यहाँ पे समझना होगा। द ऑर्गन्स फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम्स, वन सच सिस्टम इज डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ऐसा ही एक सिस्टम है जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम। द माउथ, फूड पाइप, स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स आर द डिफरेंट ऑर्गन्स दैट मेक अप द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो माउथ है, यानी हमारा जो मुंह है, जो फूड पाइप है, जो स्टमक है और जो इंटेस्टाइन्स है, ये डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने के पीछे इन सभी का हाथ होता है। ये चीज आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि विच टाइप ऑफ ऑर्गन मेक द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे आप क्या क्या लिखेंगे, माउथ, फूड पाइप, स्टमक,
इंटेस्टाइन्स। ओके, अब इंटेस्टाइन्स में दो आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, ये आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट हैपेंस टू द फूड दैट वी ईट। हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो उस खाने के साथ क्या होता है, देखिए हम लोग खाना तो खा लेते हैं, अब खाना हमारे पेट में चला जाता है, बट उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है। अब आइए जानते हैं क्या होता है। द फूड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स होते हैं इन्हें सिंपलर फॉर्म में ब्रोक डाउन कर दिया जाता है, यानी इन्हें तोड़ा जाता है सिंपलर फॉर्म्स में। ओके, और कहाँ पे तोड़ा जाता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर तोड़ा जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसको कहा जाता है डाइजेशन। यानी हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनके फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो उन सभी को क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। अब वहां पे ब्रेक डाउन कैसे होता है, तो वो एंजाइम्स के थ्रू होता है। ओके, सबसे पहले हम लोग माउथ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला पार्ट होता है। हम लोग ये जानेंगे कि कैसे जो माउथ है ना, वो डाइजेशन के प्रोसेस में हमारी मदद करता है। तो आइए शुरू करते हैं। माउथ, आस्क योर फ्रेंड टू ओपन हिज और माउथ एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। देखिए, आप अपने सामने अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं, या फिर आप एक आईना लेकर के खुद के मुंह को खोल के देख सकते हैं कि क्या क्या है उसके अंदर। ओके, आप देखेंगे कि उसमें दांत है, ओके, उसमें जीभ है, माउथ में बहुत सारी चीजें माउथ के अंदर होती है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ टीथ होता है, तो टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर माउथ। अब देखिए क्या बोला गया है कि जो टीथ है, जो दांत है, वो हमारे माउथ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब ऐसा क्यों कहा गया है, तो टीथ हेल्प टू बाइट एंड च्यू द फूड। जो टीथ होता है ना, वो हमें चबाने में, काटने में, इन सारी चीजों में मदद करता है। यानी हम लोग जब भी किसी चीज को खाते हैं तो वो टीथ ही होता है, जिसके चलते हम लोग अपने मुंह के अंदर उसे तोड़ पाते हैं छोटे छोटे पीसेस में। उसके बाद वो पेट में जाता है और वहां पर वो और भी अच्छे तरीके से टूटता है। बट उससे पहले और भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, उन सभी के बारे में आप लोग जानेंगे। दे ऑल्सो गिव अस शेप टू आवर फेस एंड ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। अब टीथ का और भी बहुत सारा काम होता है। जैसे क्या करता है वो हमारे फेस को, हमारी शक्ल को एक अच्छा शेप देता है, उसके साथ साथ हमें क्लियर बोलने में मदद करता है। यदि मैं अभी क्लियर बोल पा रहा हूँ तो टीथ के चलते ही बोल पा रहा हूँ। ओके, अब टीथ के बारे में थोड़ा डिटेल देखिए। आपको जो भी चीज इसमें दी गई ना, सभी को समझिएगा ध्यान से, बिल्कुल आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो आप वीडियो को 1.5 में स्विच कर सकते हैं। ओके, 2 सेट्स ऑफ टीथ। अब 2 सेट्स ऑफ टीथ कौन कौन से थे वो समझिए। ए बेबी इज बॉर्न विथ नो टीथ। देखिए, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है ना, तो उसके पास कोई भी दांत नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। व्हेन द बेबी इज अबाउट 6 मंथ ओल्ड, जब वो बेबी लगभग 6 महीने का हो जाता है, तो उसके जो टीथ होते हैं, वो लड़की हो या लड़के, दोनों में से दोनों का क्या होता है, टीथ आना शुरू होता है 6 मंथ में जाने पर। जब वो 6 मंथ का हो जाता है, 6 महीने का हो जाता है, तब उसके दांत जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। बाय द टाइम द बेबी इज 3 years old, ही सी हैज सेट ऑफ 20 टीथ। देखिए, जब वो बेबी 3 साल का हो जाता है तो लगभग उसके पास 20 टीथ आ जाते हैं। ओके, एंड ये जो होते हैं बाद में टूट जाते हैं, इसलिए इन्हें टेम्पररी टीथ कहा जाता है। और इनको नाम जो दिया गया है वो दिया गया है मिल्क टीथ। आगे, बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12 years, 6 और 12 साल के बीच में क्या होता है वो देखिए। द मिल्क टीथ फॉल आउट वन बाय वन एंड न्यू वन ग्रो इन द प्लेस। देखिए, अब क्या होता है कि जब बच्चा 6 से 12 साल के बीच में पहुंच जाता है तो धीरे धीरे सारे मिल्क टीथ जो होते हैं वो टूटते चले जाते हैं और नए नए टीथ जो है उनके प्लेस में आते चले जाते हैं। अब जो नए नए टीथ आते हैं इसको कहा जाता है परमानेंट टीथ। क्या कहा जाता है, परमानेंट टीथ। इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। दे आर 32 इन नंबर। अब ये जो परमानेंट टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 32। यानी मिल्क टीथ 20 होता है और परमानेंट टीथ जो है वो 32 होता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये टीथ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपको मैंने समझा दिया। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको फिर से बताता हूँ एक बार। देखिए, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके पास किसी प्रकार का कोई दांत नहीं होता है, लेकिन जब वो लगभग 6 महीने का हो जाता है तो उसके टीथ आने शुरू हो जाते हैं। और जब वो 3 साल का हो जाता है तो उसके पास लगभग 20 टीथ होते हैं। एंड ये जो टीथ होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, यानी ये आगे जाकर के टूट जाते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है टेम्पररी टीथ और मिल्क टीथ। ओके, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जब वो 6 साल से 12 साल के बीच में चला जाता है तो जो मिल्क टीथ है वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाते हैं और एक एक करके सारे मिल्क टीथ जो है वहां से टूट जाते हैं। अब मिल्क टीथ के टूटने के बाद वहां पे नए सेट ऑफ टीथ आते हैं जिनको कहा जाता है परमानेंट टीथ। और ये जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 होते हैं। ओके, अब देखिए टाइप्स ऑफ टीथ, यानी दांत के प्रकार। दांत कितने प्रकार का होता है, तो आपको यहाँ पे 3 प्रकार के दांत दिए गए हैं। सबसे पहला है फ्लैट टीथ। द टीथ इन द फ्रंट ऑफ माउथ आर फ्लैट एंड आर यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। देखिए, सबसे पहले यदि आप अपने मुंह को देखिएगा तो आपके मुंह के फ्रंट में जो टीथ होते हैं उन्हें फ्लैट टीथ कहा जाता है। ये फ्लैट होते हैं एंड ये माउथ के फ्रंट में होते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर इनका क्या यूज होता है, ये किस काम में आते हैं, तो ये
ये फूड को बाइट करने में और फूड को कटने यानी काटने में हमारा मदद करते हैं। ओके, दे आर नोन एज इंसीजर्स। और इन चीज को क्या कहा जाता है? इन चीज को कहा जाता है इंसीजर्स। दे आर 4 इंसीजर्स इन अपर जॉ। अब जो इंसीजर्स होते हैं वो अपर जॉ में 4 होते हैं। ओके, एंड 4 इंसीजर्स इन लोअर जॉ, यानी नीचे वाले जबड़े में 4 इंसीजर्स होते हैं। तो टोटल कितने इंसीजर्स होते हैं ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आगे आता है पॉइंटेड टीथ। अब पॉइंटेड टीथ क्या होता है वो समझिए। ऑन आइदर साइड ऑफ फ्लैट टीथ देयर इज अ शार्प पॉइंटेड टूथ। देखिए यदि आप देखेंगे अपने फ्लैट टीथ के बाजू में यानी उसके बगल में, आप देखेंगे आइदर साइड दोनों तरफ, तो आप देखेंगे कि एक बहुत ही शार्प टीथ होता है। ओके, एंड इस शार्प टीथ को क्या बोला जाता है? इन्हें कहा जाता है कैनाइंस। इस बात का ध्यान दीजिएगा। इनका क्या काम होता है? तो ये फूड को टीयर करने में हमारी मदद करते हैं। देयर आर 4 कैनाइंस इन ऑल। देखिए अब कैनाइंस टोटल कितने होते हैं? तो देखिए हमारे पास जो फ्लैट टीथ होते हैं उसके बगल में एक और इधर साइड में बगल में एक। ओके, तो ऊपर में 2 हो गए और नीचे में फिर ऐसे ही 2 हो गए, तो 4 जो है कैनाइंस हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट और थर्ड पार्ट जो आता है वो आता है ब्रॉड और ग्रूव टीथ। देखिए ब्रॉड एंड ग्रूव टीथ, द टीथ प्रेजेंट एट द बैक ऑफ माउथ आर ब्रॉड एंड हैव ग्रूव्स इन देम। क्या बोला जा रहा है कि जो टीथ, जो दांत हमारे माउथ के पीछे प्रेजेंट होते हैं वो ब्रॉड होते हैं। ओके, और उनके पास ग्रूव्स होता है। अब उनका क्या काम होता है वो समझिए। दे आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। इनका काम होता है कि फूड को चबाने में और उन्हें ग्राइंड करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। अब देखिए इन्हें कहा जाता है प्री मोलर और मोलर। देखिए हमारे पास 8 जो है वो प्री मोलर दांत होते हैं और 4 जो है वो अपर जॉ में होते हैं और 4 लोअर जॉ में होते हैं। अब ये कहाँ पे होते हैं? तो ये कैनाइंस के बगल में होते हैं। ओके, और जो मोलर होते हैं ना वो प्री मोलर के बाद आते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, यानी प्री मोलर जो है वो मोलर से पहले आता है, नाम से पता चल रहा है प्री मोलर। आगे देखिए हमारे पास टोटल जो है 12 मोलर्स होते हैं। उसके बाद कैसे होते हैं उसका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है? तो 6 जो है वो अपर जॉ में होते हैं और 6 नीचे वाले जॉ में, नीचे वाले जबड़े में होते हैं। ओके, अब आपको एक एक्टिविटी दिया गया है कि आपको क्या करना है, आपके माउथ में जितने भी टीथ है उन्हें काउंट करना है। ओके, उसके बाद आपके पेरेंट्स का काउंट करना है, उसके बाद अपने ग्रैंड पेरेंट्स का काउंट करना है। आगे क्या है? केयर ऑफ टीथ, यानी हम लोग कैसे अपने टीथ का, अपने दांतों का ध्यान रख सकते हैं। आवर टीथ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम। हमारा जो टीथ है, हमारा जो दांत है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए हम लोग कुछ भी खाते हैं उसे चबाना तो पड़ेगा ही। ओके, अब चबाना है तो दांत तो होने चाहिए तभी चबा पाएंगे हम लोग किसी भी चीज को। तो हमें जरूरी है कि हम उसका ध्यान रखें। यदि हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो वो डीके हो जाएंगे और फिर वो टूटने भी लगेंगे। वेज टू प्रोटेक्ट इट। अब यहाँ पे आप जानेंगे कि किस प्रकार से हम लोग अपने दांत को बचा सकते हैं। तो फर्स्ट, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, 1 इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट। हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को अपने टीथ को 2 बार धोना होगा। पहला क्या करना है? हमें मॉर्निंग के टाइम पे ब्रश करना है और दूसरा जो नाइट के टाइम पे, यानी सोने से पहले ब्रश करना है। उसके बाद आपको क्या करना है? रीज नॉट वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील। आपको क्या करना है? अपने माउथ को यानी कुल्ला करना है, समझ लीजिए आपको कुल्ला करना है खाना खाने के जस्ट बाद, यानी जब भी आप खाना खाते हैं उसके बाद आपको कुल्ला करना है ताकि जो भी खाना आपके दांतों में फंसा है वो बाहर निकल जाए। अवॉइड ईटिंग स्वीट्स और शुगरी स्नैक्स एंड टेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स एज मच एज पॉसिबल। आपको क्या करना है? आपको मीठा ज़्यादा नहीं खाना है और शुगरी स्नैक्स नहीं खाने हैं। स्नैक्स भी ज़्यादा आपको नहीं खाना है और ये कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा हो सके आप सॉफ्ट ड्रिंक्स ही पिए। आगे, विजिट ए डेंटिस्ट फॉर रेगुलर डेंटल चेकअप्स। अब आपको क्या करना है? अपने डेंटिस्ट के पास जाना है रेगुलर मैनर में, यानी 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, इस प्रकार से आप अपने डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं ताकि वो रेगुलरली आपके दांतों को चेक करके बता सके कि हाँ आपका दांत बिल्कुल सही है। फिफ्थ, ईट फ्रूट्स लाइक एप्पल्स एंड गुआवा, वेजिटेबल्स लाइक रेडिश एंड कैरेट। अब आपको क्या करना है? एप्पल खाना है, गुआवा खाना है यानी अमरूद खाना है, सेब खाना है। उसके साथ वेजिटेबल्स में आपको रेडिश यानी कि मूली हो गया और खीरा, सॉरी गाजर, ये सारी चीजें आप लोगों को खानी है। सच फूड गिव अस एक्सरसाइज टू आवर गम्स। अब देखिए इससे क्या होता है कि हमारे गम्स को बहुत ज्यादा अच्छा एक्सरसाइज मिलता है। जैसे हम लोग एक्सरसाइज करके अपने बॉडी को मजबूत बनाते हैं वैसे ही हम दांतों से एक्सरसाइज करके अपने दांतों को मजबूत बनवा सकते हैं। ओके, आगे देखिए, क्लीन द टंग टू रिमूव जम्स। अब आपको क्या करना है? अपने टंग को, अपने जीभ को भी एक समय समय के साथ जो है क्लीन करते रहना होगा। यानी जब भी आप ब्रश करते हैं तो उसके बाद आपको जीभ को भी साफ करना है ताकि वहां पर कोई जम्स जो है इकट्ठा ना हो पाए। Eat calcium rich food like एग्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ। अब आपको क्या करना है? आपको कैल्शियम, जिस भी फूड में ज्यादा कैल्शियम हो वैसे फूड को खाना है। जैसे कि अंडा हो गया, आपको दूध पीना है, दूध के जितने भी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं उन सभी को खाना है ताकि आपका जो टीथ है, आपका जो दांत है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। अब आपको क्या दिया गया है वो देखिए, आप लोगों को यहाँ पे करेक्ट वे दिया गया ब्रश करने का, यानी दांत धोने का, दांत को ब्रश करने का आप लोगों को बिल्कुल सही तरीका दिया गया है कि आप कैसे ब्रश कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो वे है वो है ब्रश अप एंड डाउन इन फ्रंट। आपको
ऊपर नीचे की ओर ब्रश करना फ्रंट में, उसके बाद आपको बैक में यानी पीछे के साइड जाकर के डाउन ब्रश करना है। उसके बाद वहाँ पे अप एंड डाउन वैसे जैसे कि आपने आगे किया वैसे आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपको सर्कुलर मूवमेंट के साथ ही ब्रश करना है। ये आप लोग को ब्रश करने का एक मेथड बताया गया है। यदि आप ऐसे ब्रश करेंगे तो आपके दांत जल्दी खराब नहीं होंगे। आगे दिया गया है डू यू नो, तो आइए डू यू नो में क्या है वो देखते हैं। इफ शुगर एंड बैक्टीरिया आर लेफ्ट ऑन द टीथ फॉर लॉन्ग दे कैन कॉज टूथ डीके। देखिए यदि शुगर और बैक्टीरिया जो है वो हमारे टीथ में हमारे दांतों में लंबे समय तक रह जाएंगे तो उससे क्या होगा, टूथ डीके होगा, यानी हमारा जो दांत है ना वो सड़ने लगेगा, उसमें कीड़े लग जाएंगे जिसके चलते वो खराब हो जाएंगे और फिर बाद में गिरने भी लगेंगे। द वाइट आउटर कवरिंग ऑफ टीथ इज कॉल्ड इनेमल। और देखिए जो हमारे टीथ के बाहरी परत होते हैं ओके उन्हें कहा जाता है इनेमल, और ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ह्यूमन बॉडी में। यानी आप जितनी भी चीजें अपनी बॉडी में देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा हार्ड जो होता है वो आप देख पाते हैं, जो कि टीथ का इनेमल ऊपरी परत ओके उसे इनेमल कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है टंग। इतना सारा तो आपने टीथ के बारे में पढ़ा, अब आप अपने टंग के बारे में पढ़िए। अब टंग क्या होता है वो समझिए। टंग इज अ सॉफ्ट मूवेबल पार्ट इनसाइड आवर माउथ। जो टंग होता है ना वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही मुलायम होता है और वो हमारे माउथ के अंदर जो है वो मूव कर सकता है। आप अपने जीभ को बिल्कुल हिला भी सकते हैं, आप इस चीज़ को देख भी सकते हैं कि हम अपने जीभ को हिला रहे हैं। इट इज़ यूज फॉर टेस्टिंग, लिकिंग एंड स्पीकिंग। अब इसका क्या यूज होता है, तो ये हमें जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसको टेस्ट करने में, हम लोगों को चाटने में और तो और स्पीक करने में, बोलने में मदद करता है। इसके और भी काम होते हैं जैसे कौन सा, इट ऑल्सो पुशेस द फूड इनटू फूड पाइप एट द टाइम ऑफ सर्विंग। देखिए ये क्या करता है, ये हमारे फूड को जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसे फूड पाइप में भेजता है ओके। जब भी हम लोग खाना खाने की वजह से निकलते हैं तो उसमें टंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है उसे फूड पाइप तक भेजने में। डू यू नो द बैक ऑफ टंग इज सेंसिटिव टू बीटर टेस्ट, इट्स साइज आर सेंसिटिव टू सोर एंड साल्टी टेस्ट। अब यहाँ पे समझिएगा कि जो हमारे टंग का पिछला पार्ट होता है ना वो किस चीज में काम आता है, वो बीटर टेस्ट यानी जब हम लोग तीता कुछ खा लेते हैं तो वो उसको बताता है। और जो उसके साइड में पार्ट होते हैं वो खट्टा हो गया, मीठा हो गया, और उसके साथ साथ जो है सॉरी जो साइड वाला पार्ट होता है ना वो खट्टा और नमकीन हमें बताता है कि जब लोग कुछ खट्टा खाएंगे तो साइड में हमें फील होगा ओके। और नेक्स्ट आता है जो टंग का टिप है, यानी टंग का एकदम शुरुआती परत जो होता है, शुरुआती वाला पार्ट जो होता है वो हमें स्वीट फील करवाता है। यानी जब भी हम लोग कुछ मीठा खाते हैं, चॉकलेट ये सब खाते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारे टंग के टिप वाले पार्ट में स्ट्राइक करता है, जिसके चलते हम लोग क्या करते हैं, मीठा फील करते हैं कि हम लोग कुछ मीठा खा रहे हैं। अलॉन्ग विद टीथ एंड टंग देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द माउथ। अब टीथ और टंग के साथ साथ हमारे पास हमारे मुंह के अंदर 3 सैलिवरी ग्लैंड्स भी होते हैं ओके माउथ के अंदर। और ये जो ग्लैंड्स होते हैं ना वो क्या सीक्रेट करते हैं, तो वो सीक्रेट करते हैं सलाइवा। डाइजेशन ऑफ फूड बिगन्स व्हेन वी पुट द माउथ इन आवर फूड। अब देखिए यहाँ पे एक नया पारा मैं शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं मुंह में डालते हैं वैसे ही डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ना, फूड को पचाने का जो क्रिया होता है वो उसी समय शुरू हो जाता है। टीथ हेल्प इन ब्रेकिंग द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस एंड च्यूइंग इट। टीथ जो है वो हमें मदद करता है कि हम लोग फूड को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करते हैं ओके और फिर उसे चबाते हैं। और यहाँ पे एक चीज और होता है, हियर द सलाइवा गेट्स मिक्स्ड विद द फूड एंड मेक्स इट सॉफ्ट। अब यहाँ पे समझिएगा सलाइवा का रोल, सलाइवा का रोल ये होता है कि वो फूड के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है और अच्छे तरीके से मिक्स होने के बाद उसे सॉफ्ट बनाता है, मुलायम बनाता है। सलाइवा कन्वर्ट इनसॉल्युबल स्टार्च इनटू सॉल्युबल शुगर। अब सलाइवा जो है वो इनसॉल्युबल स्टार्च को सॉल्युबल शुगर में कन्वर्ट भी कर देता है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट व्हेन यू च्यू चपाती फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब आपको यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट टाइप दिया गया है, समझिएगा आपको क्या करना, आप रोटी खाते हैं, आप रोटी खाते समय आपको क्या करना है, उसे लंबे समय तक चबाना है। तो जब आप इसे लंबे समय तक चबाएंगे ना तो क्या होगा कि वो हल्का हल्का मीठा में स्वीट करने लगेगा। तो ऐसा क्यों हुआ, अब ऐसा क्यों हुआ वो जानिए। दिस इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन आवर फूड। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे फूड में सलाइवा एक्ट कर रहा है। यहाँ पे सलाइवा के चलते ऐसा फील हमें होता है मीठा मीठा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू च्यू द फूड प्रॉपरली फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। अब ये जरूरी है यदि हम लोग अच्छे तरीके से अपने पेट में डाइजेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो जितना अच्छे से हो सके हम लोगों को फूड को चबाना चाहिए। जितना अच्छे तरीके से हम लोग फूड को चबाएंगे उतना अच्छा हमारा जो खाना है वो पेट में जाने के बाद पच पाएगा। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ जब छोटी होती है तो वो क्या होती है, जल्दी जल्दी टूटती है ओके। अब एक बहुत बड़ा पत्थर हमें तोड़ना है ओके, जब हम उसे बड़े पत्थर को तोड़ेंगे तो जब वो छोटा होता चला जाएगा तो हमें आसान होगा कि हम छोटे पत्थर को और जल्दी तोड़ पाएंगे। लेकिन जब वो बड़ा रहेगा तो इसे तोड़ने में थोड़ी मुश्किल होगी। वही काम पेट के साथ होता है, जब खाने का टुकड़ा बड़ा बड़ा होता है तो पेट को उसे पचाने में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बट जब हम उसे अच्छे से चबा करके छोटा छोटा कर देते हैं तो हमें उतना दिक्कत नहीं होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टमक, यानी अब हम लोग पेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रॉम द माउथ द फूड गोज इनटू फूड पाइप एंड एंटर्स द स्टमक। माउथ से
जो फूड है वो फूड पाइप में चला जाता है और फूड पाइप से फिर वो स्टमक में चला जाता है। द स्टमक इज अ मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन इन विच फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यू आवर्स। अब जो स्टमक होता है ना वो एक मस्कुलर बैग की तरह एक ऑर्गन होता है जिसमें फूड जो है वो कुछ घंटे के लिए स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द फूड मिक्सेस विद डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड बाय वाल्स ऑफ स्टमक। अब इसी टाइम में क्या होता है, इसी टाइम में फूड जो है वो वहां पर जो वाल्स होते हैं स्टमक के उसमें से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं तो उसी के साथ मिक्स हो जाता है, मिल जाता है। दिस फूड पार्शियली डाइजेस्टेड है, और जो फूड होता है ना वो यहाँ पे पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, यानी हल्का फुल्का डाइजेस्ट हो जाता है। अब पूरा डाइजेस्ट कहाँ पे होता है, तो वो इसके नेक्स्ट पार्ट में होता है, यानी पूरा डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है और उसका क्या फंक्शन होता है। फ्रॉम द स्टमक द फूड इज पास्ड इनटू लॉन्ग एंड कॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो स्टमक से फूड है वो कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा स्ट्रक्चर है, तो एक बहुत ही लंबा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, घुमा घुमा सा स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप अपने बुक के डायग्राम में देख सकते हैं। आपके बुक में एक डायग्राम दिया गया है पेज नंबर 1 में ही, ओके। तो आप देख सकते हैं कि जो एकदम घुमा घुमा हुआ पार्ट दिख रहा है पिंक पिंक कलर का, ओके, लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे पिंक पिंक कलर का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यही होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, ओके। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा गया है, द स्मॉल इंटेस्टाइन द लीवर एंड द पैनक्रियाज प्रोड्यूसेस सम डाइजेस्टिव जूसेस। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, लीवर होते हैं और जो पैनक्रियाज होते हैं वो कुछ ज्यादा डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करते हैं। लीवर एंड पैनक्रियाज पोर देयर जूसेस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो लीवर और पैनक्रियाज होते हैं ना वो क्या करते हैं, अपने जूसेस को स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पोर करते हैं, वहीं पर डाल देते हैं। दिस जूसेस देन गेट मिक्स्ड विद फूड एंड कंप्लीटली डाइजेस्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो जूसेस है वो फूड की तरह पूरी तरह से मिल जाता है और मिलने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये डाइजेशन का पूरा प्रोसेस था। बट अब डाइजेशन के बाद कुछ वेस्ट भी बचता है, वेस्ट वाटर भी बचता है, तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। पहले 2 लाइन और आपके यहाँ पे दिया गया है वो समझ लीजिए। द वाल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड एंड पास इट टू ब्लड। देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, डाइजेस्टेड फूड को बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं और उसे ब्लड में पास करवाते हैं, यानी ब्लड तक पहुंचाते हैं। अब ब्लड जो है वो डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है, ओके, कहाँ तक कैरी करता है, तो बॉडी के सभी पार्ट्स तक कैरी कर देता है, ओके, यानी सभी पार्ट्स तक पहुंचा देता है। ये पूरा डाइजेशन का प्रोसेस हो गया। ये जो 2 लाइन और थे उसमें फिर से समझाता हूँ, वो समझिएगा। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल्स जो होते हैं उसके जो दीवार होते हैं वहाँ पर जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और वहाँ से वो फिर ब्लड तक पहुँचता है, ओके, और ब्लड जो है वो डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुँचा देता है। ये पूरा प्रोसेस हो गया डाइजेशन का। अब आगे एक लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो भी समझिए। द अनडाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के पास पहुंच जाता है। द वाल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम इट एंड देन पास इट टू ब्लड। अब क्या होता है वो समझिए। जो वाल्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के वो उससे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद उसे पास कर देते हैं ब्लड को, ओके, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं उसके बाद उसे ब्लड तक पहुंचा देते हैं। द अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट इज कलेक्टेड इन द रेक्टम। अब पूरा वाटर तो नहीं सोख पाता है वो, जब पूरा वाटर वो नहीं सोख पाता है तो जो वेस्ट होता है, जो बचा हुआ पार्ट होता है वो सेमी सॉलिड रहता है, ओके, वो रेक्टम में कलेक्ट हो जाता है और फिर इनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ओके। ये पूरा प्रोसेस हो गया बाहर निकलने का, यानी हम लोग खाना खाएं वो पचा, जो नहीं पचा अनडाइजेस्टेड फूड रहा वो कहाँ पे कलेक्ट हो गया, रेक्टम में। रेक्टम में किसने कलेक्ट किया, तो लार्ज इंटेस्टाइन ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, उसके बाद उसे आगे भेज दिया, आगे वो रेक्टम में गया और रेक्टम से वो इनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल गया। ये पूरा प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पर व्हाइल ईटिंग फूड इट इज वेरी एसेंशियल टू सी व्हाट शुड बी ईटन एंड हाउ इट कुड बी ईटन। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि खाना खाने समय ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि कैसे हम लोग खाएं और क्या खाएं, ओके। वन शुड, अब देखिए आपके यहाँ पे कुछ नियम दिए गए जो सभी को करने ही चाहिए, हर एक बच्चे को ये करना चाहिए। क्या है, वॉश हैंड बिफोर ईटिंग। सभी को खाना खाने से पहले अपने हाथों को धोना चाहिए। उसके बाद आपको किसी भी तरह के फूड को, यानी कुछ भी यदि आप खा रहे हैं तो उसे डायरेक्ट पेट में नहीं डालना है, पहले उसे चबाना है, उसके बाद उसे निकालना है, ओके। नॉट स्पीक व्हाइल च्यूइंग। देखिए जब भी हम लोग खाना चबाते हैं ना तो हम लोग को कुछ बोलना नहीं चाहिए, बोलने से हम लोग सड़क जाते हैं, जिसके चलते में आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कुछ देर के लिए। ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एवरी डे। आपको रोजाना हरी सब्जियां खानी चाहिए और फ्रूट्स तो बिल्कुल, फल जो है एकदम खाने ही चाहिए। ईट ए बैलेंस डाइट, आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए, यानी आपका ऐसा नहीं सिर्फ फास्ट फूड यदि आप खा रहे हैं तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और फूड को एक फिक्स इंटरवल में आपको लेना है, यानी 5 घंटे 6 घंटे में आपको खाना बिल्कुल खाना है, जैसा आप सेट करते हो, ओके। ड्रिंक
अबाउट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। आपको 8 से 10 ग्लास पानी जो है वो डेली का डेली पीना है। ओके, ऐसा नहीं कि आज आपने 2 गिलास पिया, कल 4 गिलास पिया, ऐसा नहीं। आपको डेली का डेली 8 से 10 ग्लास पानी पीना है एंड कम से कम आपको ये सारे स्टेप्स तो बिल्कुल फॉलो करने ही चाहिए, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। ओके, अब कुछ डू यू नो दिया गया है वो देखिए। अब देखिए डू यू नो में क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर्स, व्हेयर द लार्ज इंटेस्टाइन इज ओनली 1.5 मीटर्स लॉन्ग। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका जो लेंथ होता है वो 7 मीटर होता है। समझिएगा, 7 मीटर। 1 मीटर का लेंथ आप जानते होंगे, वो 7 मीटर लंबा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए वो बहुत ज्यादा कॉइल्ड होता है। ओके, एंड छोटे से स्पेस में वो जो है अट जाता है। आगे जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, वो 1.5 मीटर लंबा होता है। ओके, अब डू यू नो में एक और चीज दिया गया है, कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट। जो कुकिंग होता है, खाने बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो फूड को सॉफ्ट बना देती है, उसके साथ साथ टेस्टी बना देती है और ऐसा बना देती है कि हम लोग उसे पचा पाएं। उसके साथ साथ उसमें जो जर्म्स होते हैं वो भी मारे जाते हैं, ताकि हमारे फूड के साथ जो हमारे पेट में नहीं चले जाएं और वो जो है किल हो जाते हैं, वहीं के वहीं मर जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ईटिंग फ्रेश क्लीन फूड। ओके, तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। यदि हम लोग इस टॉपिक के मतलब की बात करें तो इसमें बताया गया है कि अच्छा और साफ खाना खाने का क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसकी क्या महत्ता होती है। चलिए शुरू करते हैं। विथ रॉ एज वेल एज कुक्ड फूड। हम लोग जो है रॉ फूड को भी खाते हैं, जैसे कि हम लोग खीरा खाते हैं। ओके, तो हम लोग उसे क्या करते हैं, बॉयल ये सब कुछ नहीं करते, ना भूनते हैं ना फ्राई, कुछ भी नहीं करते हैं ऐसा काम। ओके, हम लोग उसे रॉ खाते हैं। वैसे कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, भले जब उस सारी चीज़ों का रोटी बनता है, हलवा बनता है तो बात अलग होती है, लेकिन हम लोग उसे अलग तरीके से भी खा सकते हैं, यानी कच्चा भी खा सकते हैं। ओके, तो वो रॉ फूड हो गया। और कुक्ड फूड यानी जिसे हम लोग बना करके खाते हैं, जैसे कि आपका आलू हो गया। ओके, फिर आप गोभी के बारे में बोल सकते हैं, गोभी हम लोग कभी कभी ऐसे खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ओके, तो यहाँ पर कुक्ड और रॉ फूड में यही अंतर होता है। ये आप लोग पहले समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता था कि रॉ फूड क्या होता है और कुक्ड फूड क्या होता है। लेट अस सी हाउ कुक्ड फूड एज वेल एज अनकुक्ड फूड कैन बिकम द सोर्स ऑफ मैनी इन्फेक्शंस। अब आप लोग ये जानिए कि किस प्रकार से कुक्ड भी और अनकुक्ड फूड भी दोनों एक इन्फेक्शंस का सोर्स बन जाते हैं। आइए समझते हैं ऐसा कैसे होता है। अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन कैरी जर्म्स ऑफ डिजीजेस व्हिच कॉज डायरिया, वॉमिटिंग एंड अदर स्टमक एलिमेंट्स। क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि यदि हम लोग बिना धोए फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को खाएंगे तो उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं। ओके, यानी जर्म्स जो होते हैं वो डिजीज को आगे लीड करेंगे, यानी जर्म्स है उसके बाद डिजीज होगा। ओके, तो ये जो प्रोसेस चलता है तो उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, एंड जब वो जर्म्स डिजीज कॉज करते हैं तो कौन कौन से डिजीज होते हैं, तो डिजीज में आता है डायरिया, वॉमिटिंग और भी कुछ स्टमक प्रॉब्लम्स। ओके, ये सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है यदि हम लोग अनवॉश बिना धोए हुए फल सब्जियों को खाएंगे तो। नेक्स्ट आता है अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन आल्सो कैरी एग्स ऑफ वर्म्स। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो अनवॉश्ड फ्रूट यानी जब भी हम लोग धोते नहीं है फल को और सब्जियों को, तो उसमें क्या होता है, वर्म्स के अंडे होते हैं। ओके, दीज एग्स आर सो स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आइज। यानी ये जो एग्स होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जिसके चलते हम लोग इन्हें अपने नेकेड आइज से यानी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, हमें उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। ओके, तो देखिए ऐसा होता है ना कि हम लोग सुनते हैं कि हमारे हाथ में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जिसे हम लोग देख नहीं पाते हैं, बट जब आप इसे स्कोप के अंदर देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, बहुत सारे कीड़े दिखेंगे अपने हाथ पर। वैसे ही कुछ फलों के साथ होता है, आप मुझे देख नहीं पाएंगे, लेकिन जब आप उसे धोएंगे ना तो वो साफ हो जाएंगे, लेकिन बिना धोए दिखाएंगे उसे देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें बहुत सारे कीड़े थे पहले से ही। When these eggs reach the stomach of a human being, they hatch there and produce worms। अब यहाँ पे क्या बोला गया वो समझिएगा। जब ये अंडे स्टमक में पहुंचते हैं यानी पेट में पहुंचते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग के, तो वहां पर वो हैच करते हैं, यानी वहां पर वो बोल सकते हैं हम लोग कि जो अंडे होते हैं वो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। अब वर्म्स का अंडा था तो वर्म्स नहीं होगा वहाँ पे, तो हमारे पेट में वर्म्स आ जाते हैं। ओके, यानी हमारे पेट में जाने के बाद वर्म्स वहाँ पे पैदा हो जाते हैं। These worms live in stomach and intestines and consume the food that is meant for the human body। अब यही वर्म्स जो है आगे रिप्रोडक्शन भी करते चले जाएंगे, तो यही वर्म्स जो है वो स्टमक में रहते हैं, इंटेस्टाइन में रहते हैं, और जो फूड हमारे लिए बना हुआ था, जो फूड हम लोग खाए थे, उसी फूड से ये अपना खाना भी निकालते हैं। यानी
हमारा खाना जो है पेट में हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है उनमें कमी आती चली जाती है इनके चलते। पीपल हैविंग वॉर्म्स जनरली लुक वीक, पेल एंड अनहेल्दी। अब ऐसे पीपल जिनके पेट के अंदर ज़्यादा वॉर्म्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक दिखते हैं, पेल दिखते हैं, कमज़ोर दिखते हैं, यानी वो उतने अच्छे दिख नहीं पाते और हमेशा लगते हैं कि बीमार ही है। ओके, यानी उन्हें कोई बीमारी है ऐसा लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पील्ड एंड कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स व्हिच आर एक्सपोज्ड टू फ्लाइज एंड डस्ट कैन ट्रांसफर जर्म्स इनटू द बॉडी एंड दस कॉज मैनी डिजीजेस सच एज जॉन्डिस एंड कोलेरा एक्सेट्रा। क्या बोला गया है कि जो पील यानी छीले हुए फल होते हैं, काटे हुए फ्रूट होते हैं और सब्जियां जो होते हैं इस प्रकार के जो काट दिए गए हैं, छील दिए गए हैं, उसमें क्या होता है ना कि फ्लाइज बैठते हैं, मक्खियां बैठती है। ओके, और भी अलग अलग तरह के उसमें हम लोग देखते हैं कि फ्लाइज बैठ जाते हैं। ओके, और वहाँ पे डस्ट भी बैठता है, यानी जब भी आप उसे रखेंगे तो डस्ट हमेशा इन्वायरमेंट में रहता है, तो वह डस्ट जो है वो हमारे फ्रूट में, वेजिटेबल में जाकर के बैठ जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, उसे छील लेते हैं। अब केला जब आप छील लेते हैं तो उसे धोते नहीं है। यदि आप केला छील के तुरंत खाएंगे तो बात अलग है, लेकिन जब आपने केले को छील के रख दिया बहुत देर के लिए, तब उसके बाद यदि आप खाएंगे तो आपको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि उसमें फ्लाइज डस्ट बहुत ज़्यादा बैठ जाएगा। अब यही फ्लाइज और डस्ट जो है ना वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जर्म्स को ट्रांसफर कर देते हैं और इससे भी बहुत सारे डिजीजेस हो जाते हैं, जैसे कि जॉन्डिस हो गया, ओके, और कोलेरा हो गया। अब यहाँ पे देखिए लास्ट पॉइंट दिया गया है इस चैप्टर का आप लोगों को। इसमें क्या बोला गया है, कुक्ड फूड व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड और अनरेफ्रिजरेटेड फॉर लॉन्ग कैन आल्सो कॉज फूड पॉइजनिंग। अब ऐसा फूड जिन्हें कुक कर लिया गया है, यानी फूड बना लिया गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग चावल ले सकते हैं। ओके, जब उसे हम लोग अनकवर्ड यानी बिना कवर किए हुए, बिना ढके छोड़ देंगे, बिना रेफ्रिजरेट किए हुए छोड़ देंगे लंबे समय तक, तो वहाँ पर फूड पॉइजनिंग होगा। ओके, उसमें बहुत सारे जर्म्स आएंगे, बहुत सारे बैक्टीरियाज आएंगे, मान लीजिए वायरस भी बैठ सकते हैं, वो जाएंगे हमारे बॉडी में, फिर वहां पे क्या करेंगे, बीमारी करेंगे। ओके, बीमारी का घर बनाएंगे पेट को। दिस हैपेंस बिकॉज जर्म्स देन गेट प्लेंटी ऑफ टाइम टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन द फूड। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, गरम गरम फूड है उसे ढका नहीं गया, और जब ना ढका गया ना उसे ज़्यादा ठंडा किया गया, तो माइक्रोब जो होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, उन्हें बहुत अच्छा फेवरेबल क्लाइमेट मिलता है, फेवरेबल टेम्परेचर मिलता है, जिसमें वो अच्छे तरीके से ग्रो कर पाते हैं। तो वो ग्रो करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और ग्रो करते चले जाते हैं। यानी 2 था 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ, 32 हुआ, ऐसे करके जो है उनमें ग्रोथ होता चला जाता है। अब ऐसा नहीं होता 2 से 4, यानी बहुत बड़ा ग्रोथ होता है। मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि हमेशा डबल, ट्रिपल और कभी कभी 4 टाइम्स 5 टाइम्स भी हो जाता है। ओके, 1000 टाइम्स भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इस बात को आपको समझना होगा। ओके, और ये जो जर्म्स होते हैं ना वो हार्मफुल सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि वॉमिटिंग और डायरिया को कॉज करते हैं, यानी जिसके चलते ह्यूमन बॉडी में वॉमिटिंग होता है और डायरिया होता है। डायरिया एक बीमारी है। अब यहाँ पे डू यू नो में क्या बोला गया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायरिया एंड वॉमिटिंग शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ कूल बॉइल्ड वाटर कंटेनिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर एंड साल्ट। यहाँ बोला गया है कि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है उस पर्सन के लिए जो कि डायरिया या फिर वॉमिटिंग से सफ़र कर रहे हैं, उसे डायरिया है और वॉमिटिंग है, तो उसे क्या करना होगा, उसे बहुत ज़्यादा ठंडा पानी प्लेंटी में, ओके, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, मैं ये नहीं मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, मेरा कहने का मतलब है ज़्यादा अमाउंट में ठंडा पानी उसे देना पड़ेगा। ओके, एंड यहाँ पे एक बात ध्यान में रहना चाहिए कि जो ठंडा पानी हो पहले बॉयल किया गया हो। ओके, एंड उसमें जो है शुगर और साल्ट हमें देना होगा, तो इससे क्या होगा, उसे थोड़ा फायदा होगा, वो जल्दी रिकवर कर पाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक समझाया है, बट यदि आपको इसके बाद भी कोई डाउट आ गया हो तो आप लोग बिल्कुल फ्री नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। बिल्कुल भी मत सोचिएगा, मैं आपको जरूर से रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अब गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशन कंटेंट लाता रहता हूँ। गाइस, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, जिससे हम और भी नए नए वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, एंड प्लेलिस्ट सेक्शन पे विजिट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।